हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। पिछले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं वायु के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर जो कि जल के बारे में है। और हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जल क्या है, जल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर जल का वितरण किस तरह से होता है, लवणीयता क्या है, महासागरीय परिसंचरण क्या है, और फिर तरंगे वगैरह के ज्वार भाटा, और फिर हमारी महासागरीय धाराएं क्या हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम अपना चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि किस तरह से हम अपने जल को बारिश में होते हुए देखते हैं, किस तरह महासागर में हमें देखने को मिलता है। सुनामी, तूफान, ये ज्वार भाटाएं क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि थलशाला क्या है। थलशाला वो है जो कि घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है, जिसमें हम पौधों को उगाते हैं, उसे हम थलशाला कहते हैं। ओके, घर के आगे हमारे गैलरी वगैरह में हम देखते हैं कि छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, तो उसे हम थलशाला कहते हैं। और क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बारिश कैसे होती है? और हम जब छोटे थे तो उसमें जब बारिश होती थी तो हम नाव बनाकर उसमें तैराया करते थे, है ना। आप अभी भी करते होंगे शायद। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वर्षा कैसे होती है। वर्षा इस सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। जब सूर्य की किरणों से जल जो है वो वाष्पित होकर उड़ जाता है, तब ऊपर जाकर ठंडा होकर वो जल वाष्प यानी इकट्ठा होकर एक बादल का रूप ले लेता है, और यहाँ से ही यह वर्षा हिम या सहिम विशिष्ट वृष्टि के रूप में धरती पर आ गिरता है, यानी बूंदों के रूप में वो आ जाता है बारिश के द्वारा। और ये समुद्र पर या फिर धरती पर हमें देखने को मिलता है। इस तरह से होती है हमारी बारिश। और जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों में वायुमंडल पर धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, जो हमारा जल है वो उसका प्रक्रम जो है वो हमेशा बदलता रहता है, और महासागरों में वायुमंडल पर धरती का चक्कर हमेशा लगता रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारा जल है जो कि नदियाँ हैं, वो वाष्पीकरण होकर संघनित होती हैं बादल के रूप में। फिर वहाँ पर वो जो बूंद वाष्प जो है इकट्ठा होकर भारी बूंद बनता है, तब जाकर वहाँ पर वर्षा होता है, यानी वर्षा होती है, और फिर वह दोबारा से पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये हमारा था जल चक्र। आई होप आपको जल चक्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, जो कि बहुत सालों से यहाँ पर या बहुत समय से यहाँ पर मौजूद है। और जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में देखते हैं, या फिर सैकड़ों
वर्षों पहले अमेज़न नदी में बहता होगा। कैसे? क्योंकि वहाँ से वाष्पित होकर बादल बनकर, जब बादल बनता है तो हवाओं के द्वारा अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी कारण हो सकता है कि अमेज़न नदी वाला पानी जो है हरियाणा में वर्षा होकर नीचे आए। ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वाष्पित होकर जल वहीं का वहीं नहीं गिरता, वो कहीं पर भी जाकर गिर सकता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत है नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। अलवण मतलब कि जो मीठा पानी है वो हमें नदियों, तालों और हिमनदों में देखने को मिलता है। महासागरों एवं समुद्री जलों का जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश नमक और सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है, जो कि खाने के उपयोग में लाया जाता है। और हमें महासागरों में अधिक से अधिक देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमें पूरी पृथ्वी में महासागर में लवण वाला पानी देखने को मिलेगा, जिसमें अधिकांश नमक देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये लवणता है क्या। लवणता वो है जो कि 1000 ग्राम यानी 1 किलो जल 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। और महासागर की औसत लवणता जो है वो 35% होती है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। ये था हमारा लवणता। ठीक है, हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारे जो जल हैं अलवण कैसे कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं और लवणीय कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, पीने योग्य पानी हमें कहाँ मिलता है और नमक वाला पानी हमें कहाँ मिलता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं जल का वितरण किस तरह होता है। वितरण मतलब वो किस तरह से बटा होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर हमें अच्छे से पता है कि 3/4 भाग जो जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह जो है वो 3/4 भाग उससे ढका हुआ है। किस चीज से ढका है? पानी से, जल से। और यही धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यानी कि धरती जितनी नहीं है उतना पानी है। ठीक है, तो अनेक देशों में जल की कमी फिर भी होती है। वो क्यों होती है? हमें देखने को मिलता है कि अनेक देशों में पानी पीने का कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पीने योग्य पानी बहुत कम है ना। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका वितरण किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि महासागर में सबसे अधिक पानी है। और कितना परसेंट है? 97.3% सिर्फ महासागर में हमें पानी देखने को मिलता है। और बर्फ वाला जो क्षेत्र है वो 0.0 है। और भूमिगत जल का जो है पीने योग्य पानी जो है 0.68 है। ओके, और झीलों को अलवण जल, झीलों में जो पानी होता है वो हमें 0.009 देखने को मिलता है। और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो हैं वो हमें इतनी ही देखने को मिलती है, इतने ही परसेंट, जो कि 0.009% देखने को मिलती है। और वायुमंडल में हमें जल 0.0019% देखने को मिलता है। और नदियों में हमें 0.0001% हमें पानी देखने को मिलता है। और कुल मिलाकर हमारे पृथ्वी पर 100% पानी होता है, जो कि हमें सबसे अधिक पानी जल कहाँ देखने को मिलता है? महासागर में। ठीक है, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं कि किस तरह से कुछ जानकारी दी है। इजराइल
के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, और जिसमें अगर हम तैरें तो हम डूब नहीं सकते हैं। तैराकी इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमक की मात्रा इतनी होती है कि वहाँ पर कोई डूब ही नहीं सकता, इजराइल में। ठीक है, ये थी कुछ जानने योग्य बातें जो कि इम्पोर्टेंट्स होती हैं, हमें कहीं पर भी पूछी जा सकती हैं। और हमें ये पता है कि हमारे जीवन के लिए पानी कितना आवश्यक है। अगर हमें प्यास लगती है तो हमारी प्यास जल के द्वारा ही बुझ सकती है, और ऐसे हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हमने पढ़ा इसके वितरण के बारे में कि किस तरह से ये जल जो है वो वितरित है, यानी बटा हुआ है। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि महासागरीय परिसंचलन होता क्या है। महासागरीय परिसंचलन जो है समुद्र पर देखने को मिलेगा। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से हमें कुछ जादुई अनुभूति होती है। वहाँ पर पैरों की छाप पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेत इतनी होती है, और हमें वहाँ का जो पवन होती है, तरंगे होती है, समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो जगह हमको इतना मनमोहित कर देता है कि हमें वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। और यहाँ पर हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें मनमोहित करती हैं, और साथ ही हमें तालों में, झीलों में शांत जल, विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान रहता है। और जो महासागर का जल होता है वो हमेशा गतिमान होता है, हमेशा चलता रहता है। वहाँ पर तरंगे, लहरें हमेशा बनी रहती है। और क्या तालों और झीलों और नदियों में हमें शांत जल देखने को मिलता है। ठीक है, और महासागरों में इन्हीं गति के कारण इन्हीं तरंगे, ज्वार भाटाएं एवं धाराएं देखने को मिलती हैं। अब ये तरंगे क्या हैं? तरंगे किसे कहते हैं? जब समुद्र सतह पर जब हवा चलती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, और जितनी तेज हवा होगी उतनी ही तेज तरंगे ऊपर की ओर उठेंगी, उतनी ही बढ़ती जाती हैं। ठीक है, समुद्र तट पर अगर कोई बॉल पानी में चली जाती है तो उन्हीं तरंगों के द्वारा हमें वो बॉल वापस धरती मतलब तटीय क्षेत्रों में आकर लग जाती हैं। और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें ही हम तरंगे कहते हैं। ओके, तरंगे का अगर कोई पूछे कि क्या होती हैं, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जब महासागर की सतह पर लगातार जल उठता और गिरता है तो वो तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, आई होप ये तरंगों के बारे में आपको समझ में आया होगा। जब तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं तो इनके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि तूफान आ रहा होता है तो वहाँ की जो समुद्री तरंगे हैं इतनी उत्पन्न होती हैं कि वहाँ के जगह पर या उनके आसपास के क्षेत्रों पर बहुत ही नुकसान या विनाशकारी होती हैं। ठीक है, वो तरंगे जिसमें हमें भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार और जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। और विस्थापित हो जाता है क्योंकि वहाँ पर अंदर जो भूकंप, ज्वालामुखी ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, तो उससे हमें बहुत ही अधिक नुकसान देखने को मिलता है। और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं। और इन्हीं भूस्खलन या भूकंप, ज्वालामुखी के कारण ही 15 मीटर तक ज्वारीय तरंगे हमें देखने को मिलती है, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी किसे कहते हैं? जो हमारे जल के अंदर तूफान या फिर हवाएं चलती हैं तेज की, तो उससे
तरंगे उत्पन्न होती हैं और इसी के कारण बहुत सारे विनाश हो सकते हैं। और जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, इन सब के कारण, भूस्खलन के कारण ही महासागर में बहुत विस्थापित होता है और विस्फोट होता है कह सकते हैं। और 15 मीटर तक ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगे जो उठती हैं उन्हीं को हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। और अभी तक हम देखें तो सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर तक मापी गई है और ये तरंगे जो हैं 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती हैं। 700 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हैं ये तरंगे, जिससे कि हमें सुनामी देखने को मिलती है। और 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिले हैं। और सुनामी के बाद में अंडमान निकोबार का द्वीप समूह में इंदिरा प्लांट एक जगह है जो कि पूरी तरह से डूब गया है, ठीक है। ये यहाँ पर सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि सुनामी से क्या क्या हो सकता है, किस चीज़ कितने पे नापी जाती है, किस तरह से वहाँ की हवाएं होती है, तरंगे होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो वो सब इस बॉक्स में बताया गया है, जो कि आप अपनी बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं जो कि 2004 में हमें भारतीय समुद्री तट पर देखने को मिली थी, जिससे कि इंदिरा प्लांट में बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिला और भारत के अनेक राज्यों में भी इसका नुकसान देखने को मिला, जिसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे, की मृत्यु हुई थी। और इससे इतना नुकसान हुआ था कि खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ नष्ट हो गया था, जीव जंतु भी नष्ट हो गए थे। और ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि जब ये तरंगे उठ रही थी या फिर देखें तो ज्वालामुखी यह आ रहा था, सुनामी आ रही थी, तो वहाँ के लोग जो थे उनको ये अनुमान नहीं था कि कितना नुकसान या हमें जान की हानि हो सकती है। ये सब देखने की, ये सब इनको जागरूकता नहीं थी इन सब के बारे में। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग समुद्र के तटीय क्षेत्रों पे खड़े होकर वहाँ उस चीज़ का मनोरंजन करने लगे। तो मनोरंजन के तहत इनका विनाश हो गया और ये सुनामी की विशाल धाराओं में बह गए और इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर इनकी जागरूकता की कमी के कारण ही इनकी मृत्यु हुई। ये सब इसमें बताया गया है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन एक बार आप फिर भी पढ़ लीजिएगा ताकि आपके माइंड में अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। हमने पढ़ा तरंगों के बारे में, ठीक है, ये थी हमारी तरंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होते हैं? जो दिन में 2 बार नियम के अनुसार महासागर के जल में उठता या गिरता है, उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई यानी बहुत ऊंचाई से जल उठकर जल के तटीय क्षेत्रों में बड़े हिस्से में जाकर डुबो देता है, बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निकटतम स्तर पर आ जाता है, जहाँ पर वो पहले था वहाँ पर आ जाता है, तब उसे हम भाटा कहते हैं। तो इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। अगर ज्वार भाटा के बारे में लिखने को आए तो आप इसकी सबसे पहले परिभाषा बताएंगे, तब उसके बाद उसको डिटेल में समझाएंगे। यहाँ पर बोला है कि दिन में 2 बार नियम के अनुसार महासागर में जो जल उठता या गिरता है उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। अगर इसमें से दोनों को समझाना है अलग अलग करके तो हम ऐसा समझाएंगे। जब सर्वाधिक ऊंचाई से उठकर जल के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निकटतम स्तर पर आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर सूर्य और
चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटाएं आती हैं, तब जब जल का चंद्रमा के निकट होता है, जो पृथ्वी है उसका जल चंद्रमा के निकट होता है। कब? जब सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण होता है इन दोनों के बीच, तब जो हमारी पृथ्वी है उसका जल चंद्रमा के बहुत निकट होता है और उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल अभिकर्षित होता है। यानी अभिकर्षित मतलब उसमें ज़्यादा तरंगे वगैरह उठता है, ठीक है, और जिसके कारण ज्वार भाटाएं आती हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में हमें सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इससे क्या होता है कि उसी समय सबसे ज़्यादा ज्वार उठते हैं, और इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ज्वारें उठती हैं, तो इसे बृहद यानी बड़ी ज्वारें कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश पर होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत विपरीत दिशाओं में महासागर पर पड़ता है। जब वो अपनी अपनी जगह पर होते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण जो है महासागर के जल पर पड़ता है, और इसके परिणाम ही वहाँ पर छोटी छोटी ज्वार भाटाएं आती हैं, और ऐसे ज्वार भाटा को हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। लघु मतलब छोटा, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर लघु ज्वार भाटाएं उठती हैं। ये आपको समझ में आएगा कि बृहद ज्वार किसे कहते हैं और लघु ज्वार भाटा किसे कहते हैं, किस तरह से ये उठती हैं और किस तरह से ये कम होती हैं। ओके, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जो उच्च ज्वार होता है, जो ऊंचे ज्वार उठते हैं, वो जो होते हैं नौ संचालन में बहुत सहायक होते हैं, और ये जल स्तर को तट तक की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। क्योंकि जो उच्च ज्वार होता है वो मछली पकड़ने में भी बहुत सहायक होता है, क्योंकि ज्वारों के द्वारा ही वहाँ की मछलियाँ तटीय क्षेत्रों तक पहुँच जाती हैं, और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ जो तट के निकट तक आ जाती हैं, और इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा होने से जल उतार चढ़ाव उपयोग जो होता है उसका उपयोग जो ज्वार भाटाएं की जो उपयोग होने वाले जल होता है वो विद्युत के उत्पन्न करने में भी काम आता है। ये था हमारा पूरा ज्वार भाटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। तो महासागर में धाराएं जो है वो निश्चित दिशा में ही महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं, जो कि महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं उन भूमध्य रेखा के निकट में उत्पन्न होती हैं, और ये ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। जो गर्म धाराएं होती हैं वो भूमध्य की रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, और ये ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और ठंडी धाराएं जो है ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंध या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, और ये लेबारडोर महासागरीय धाराएं जो हैं वो शीत जल धाराएं होती हैं, और जबकि गल्फ स्ट्रीम कर्ल जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पर मछलियाँ बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका में
पृथ्वी तट कुछ उदाहरण ही है। ये थी हमारी पूरी वीडियो। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ जो गर्म एवं ठंडी जलधाराएं होती हैं मिलती हैं, वहाँ पर हमें कोहरा का मौसम देखने को मिलता है और इसके परिणाम स्वरूप ही नौ संचालन चलाने में या उसमें हमें बाधाएं उत्पन्न होती हुई दिखती हैं, क्योंकि कोहरे में नौ संचालन चलाना अधिक कठिन होता है। ये था हमारा पूरा चैप्टर, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको करने हैं, और इस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने बताए हैं, तो आप इसको कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले चैप्टर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।